मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे पार्ट 22 बोधराज। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले इसके शब्दार्थ देखिए। सहपाठी होता है साथ में पढ़ने वाला, जालिम निर्दयी, ठीक है, और घिनौना होता है घृणित। घिनौना घृणित। तरक्की उन्नति। निरीह कमजोर। तो बच्चों देखिए, निकालिए किताब, पढ़िए मेरे साथ। ठीक है, बोधराज। ठीक है, अब यहाँ पे लेखक जो है वो अपने बचपन की कहानी बता रहा है कि देखिए बचपन में क्या होता है कि जैसे आप लोग भी बच्चे हो तो इसमें तरह तरह की घटनाएं होती हैं, तरह तरह की शैतानियाँ करते हैं आप लोग। हाँ, फिर जब बड़े हो जाते हो तो उनको याद करते हो। उसी तरह से लेखक भी अपने बचपन की कहानी को याद कर रहा है कि छठी कक्षा में, यानी कि कक्षा 6 में, जो भी आप क्लास में है ना, क्लास 6 में, तो उसी की बात बता रहा है कि जब मैं क्लास 6 में था तो पढ़ते समय मेरे तरह तरह की सहपाठी थी, मेरे ढेर सारे दोस्त थे, साथ में पढ़ने वाले दोस्त थे। बोधराज उस सब में, उससे हम सब डरते थे। बोधराज एक लेखक का मित्र है जिसका नाम बोधराज है, उससे सब डरते थे। क्यों डरते थे? क्योंकि बड़ा जालिम लड़का था वो। जालिम मतलब निर्दयी। आपके भी साथ में ऐसे कोई दोस्त होंगे जो मधुमक्खी पकड़ लेते होंगे या के कीड़ों का से पकड़ लेते होंगे, छोटे छोटे, कोई मेढक को पकड़ लेता होगा। ठीक है, तो ये सब क्या थे कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो डरते नहीं हैं, उनको पकड़ लेते हैं। लेकिन ये कैसा था? बोधराज जालिम था, मतलब सीधा पशु पक्षी को मार देता था, पक्षियों को मार देता था, उसको बहुत निर्दयी था। तो गली की नाली पर जब बर्रे आकर बैठते, बर्रे देखे ना, जो पीले पीले बर्रे और काले काले उड़ते रहते, आकर बैठते तो नंगे हाथ से बर्रे को पकड़कर उसका डंक निकाल लेता। नंगे हाथ मतलब किसी चीज़ के द्वारा नहीं, ऐसे हाथ से पकड़ता और डंक उसका निकाल लेता था, तोड़ लेता था। बर्रे, जो बर्रे जब काट लेते हैं तो हमारा हाथ खुद सूज जाता है। ठीक है, वो डंक, तो जब डंक से वो देते हैं, डंक को अपना छोड़ देते हैं, तो क्या करते था कि बर्रे को पकड़ उसकी डंक ही निकाल देता था। फिर उसे एक धागे में बांध करके से नचाता था। बताइए, बर्रे को उठा के उसकी डंक निकाल के, और डंक निकाल देता तो कोई खतरा नहीं, फिर उसको एक धागे में बांध के उसको पतंग की तरह घुमाता था। कौन? बोधराज। लेखक बता रहा है कि जब हम क्लास 6 में थे तो हमारा एक दोस्त था बोधराज, वो बहुत शैतान था, जालिम था, बर्रे को पकड़ के उसकी डंक निकाल लेता था और फिर उसे पतंग की तरह उड़ाता था। बाग में जाता तो फूल पर बैठी तितली को पकड़कर उंगलियों के बीच मसल डालता था, ऐसे लेता था, उंगलियों की दबा के इसे खूब मसल देता था। किसको? तितलियाँ। जबकि तितलियाँ कितनी अच्छी होती हैं, फूलों पर बैठती हैं, रंग बिरंगी होती हैं। तितली में पिन खोसकर उसे अपनी कॉपी में टांग लेता था। जब वो उसको तितली को मतलब वैसे मसल देता था, फिर उसको अपने एक पिन में फंसा के कॉपियों में सजा देता था। कौन? बोधराज। इतना निर्दयी था। सारा वक्त उसके हाथ में गुलेल रहती। गुलेल देखी हो ना, गुलेल जो गांव में आपने देखी होगी कि इस टाइप की जो बनी होती है, ऐसे ऐसे करके होती है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक रबड़ का ऐसे लगा रहता है, उसमें कंकड़ वंकड़ फंसा के इसको ऐसे खींचते हैं तीर की तरह, ऐसे करके, और फिर इसको छोड़ देते हैं। तो वो एक गुलेल हाथ में रहता, उसका निशाना अचूक था, मतलब कभी ना चूकने वाला। पेड़ के नीचे खड़े होकर वह ऐसा निशाना बांधता था कि दूसरे क्षण पक्षियों की चों चों सुनाई देते और घोंसले में से तिनके टूट टूट कर हवा में बिखरने लगते। घोंसले में अंडे हुआ करते थे और ये क्या करता था कि उस घोंसले में ऐसे करके गुलेल से कंकड़ मार देता था, तो बेचारे पक्षी चींची करके उड़ते थे और वो घोंसला टूट के
आ जाता था जमीन पर। जब तक वह घोंसलों को तोड़ फोड़ नहीं डालता उसे चैन नहीं मिलता था। उसे कभी भी कोई ऐसा खेल नहीं सोचता जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया गया। बोधराज की माँ भी उसे क्या कहती थी? राक्षस कहती थी। कहती थी राक्षस है एकदम, सबको मार देता है जालिम। भाई राक्षसों का भी यही काम होता है। बोधराज जेब में तरह तरह की चीज़ें रखे घूमता, कभी मैना का बच्चा, तरह तरह के अंडे, कांटेदार चाऊ, चूहा, चूहा नहीं जिसमें कांटे जैसे होते, उनको अपने जेब में रखे रहता था। मैना के बच्चे रखे रहता था। उससे सभी छात्र डरते थे। स्कूल के बाद हम लोग तो अपने अपने घरों को चले जाते, मगर बोधराज न जाने कहाँ घूमता रहता था। लेखक कह रहा कि हमारा दोस्त ज़रूर था, लेकिन हम लोग स्कूल चले आते से घर जाते तो वो रास्ते में कहीं घूमता रहता था। कुछ होते हैं ऐसे बदमाश टाइप के बच्चे, कुछ पढ़ स्कूल में आते हैं, पढ़ाई करते फिर घर सीधा नहीं जाते हैं। इस तरह के भी उदंड बालक होते हैं। कभी कभी वह हमें तरह तरह के किस्से सुनाता। एक दिन कहने लगा, हमारे घर में गोह रहती है। जानते हो गोह क्या होती है? गोह क्या होती है? लेखक से पूछा तो उसने कहा नहीं तो क्या होती है गोह? गोह सांप जैसा एक जानवर होता है, बोधराज बता रहा है। बलिष्ठ भर लंबा, बलिष्ठ मतलब एक दिखता है ऐसे, मगर उसके पैर होते हैं, 8 पंजे होते हैं। सांप के पैर नहीं होते हैं। हम सिर उठे, हम डर गए। लेखक कह रहा हम डर गए। चोर अपने पास गोह रखते हैं। वे दीवार फांदने के लिए गोह का इस्तेमाल करते हैं। वे गोह की एक टांग में रस्सी बांध देते हैं, फिर जिस दीवार को फांदना होता है रस्सी झुलाकर दीवार के ऊपर फेंक देते हैं। दीवार के साथ लगते ही गोह अपने पंजे से दीवार को पकड़ लेती है। गोह जो होती है वो दीवार में चिपक जाती है। चोर लोग क्या करते हैं, उसकी टांग में रस्सी बांध देते हैं और उसको फेंक देते हैं, तो वैसे दीवार से चिपक जाती है, उसी के सहारे चढ़ते हैं। उनका पंजा इतना मजबूत होता है कि इस रस्सी को 10 आदमी भी खींचे तो गोह दीवार को नहीं छोड़ती है। चोर उसी रस्सी के सहारे दीवार फांद जाते हैं। फिर दीवार को तुम्हारी गोह छोड़ती कैसे है? मैंने पूछा। उसने पूछा कि जब चोर फांद लेते हैं तो फिर कैसे छोड़ती है? ऊपर पहुंचकर चोर उसे थोड़ा सा दूध पिलाते हैं। दूध पीते ही गोह के पंजे ढीले पड़ जाते हैं। गोह को दूध पिलाने से उसके पंजे ढीले पड़ जाते हैं। इस तरह के किस्से बोधराज सुनाता था। किसे सुनाता था? लेखक को। उन्हीं दिनों मेरे पिताजी की तरक्की हुई। कौन कह रहा है? लेखक। लेखक कह रहे हैं कि उसी दिन मेरे पिताजी की तरक्की हुई, मतलब प्रमोशन हुआ, और हम बड़े घर में जाकर रहने लगे। एक खूब बड़ा घर लिया, उसमें रहने लगे। वहाँ भी बोधराज आने लगा। शायद उसे मालूम हो गया कि यहाँ शिकार अच्छा मिलेगा, क्योंकि उस पुराने घर में और घर के आंगन में अनेक पक्षियों के घोंसले थे। उसका तो एक काम ही था घोंसलों को तोड़ना। घर के पिछले हिस्से में एक बड़ा गोदाम था। यहाँ पर कबूतरों का डेरा था। ध्यान से सुनना, कहानी बहुत अच्छी है। वहीं पर टूटे रोशनदान के पास एक मैना का भी घोंसला था, जिसमें लेखक रहने लगा। वहाँ एक पुराना घर था। रोशनदान जहाँ से हवा, वो रोशनी हवा आती है ना, ऊपर घर के ऊपर जाली सी लगी रहती है, आप लोगों ने देखा होगा। तो इसको रोशनदान कहते हैं, जहाँ से रोशनी आती है, इसीलिए इसका नाम रोशनदान होता है। ठीक है। तो लेखक कह रहा है कि वहाँ पर एक घोंसला था। कमरे के फर्श पर पंख और टूटे अंडे और घोंसलों के तिनके बिखरे हुए थे। वहीं कमरे के फर्श पर पंख और टूटे अंडे और घोंसलों के तिनके बिखरे थे। बोधराज आता तो मैं उसके साथ घूमने निकल जाता। माँ को मेरा बोधराज के साथ घूमना अच्छा नहीं लगता। कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि बिगड़ैल बच्चों के साथ बच्चे हमारे रहें, मगर वह जानती थी कि मैं अकेला घर में पड़ा पड़ा करूँगा क्या। माँ भी उसे राक्षस कहती थी और उसे बहुत समझाती थी कि निरीह जानवरों को तंग ना किया जाए। निरीह मतलब कमज़ोर जानवरों को तंग नहीं करना चाहिए। एक दिन माँ मुझसे बोली, अगर तुम्हारे दोस्त को घोंसले तोड़ने में मज़ा आता है तो उससे कहो कि हमारे गोदाम में से घोंसले साफ कर दें। मगर माँ तुम खुद ही तो कहती कि जो घोंसले तोड़ता है उसे पाप चढ़ता है। मैं यह थोड़ी ही कह रही हूँ कि पक्षियों को मारे, वह तो पक्षियों को गुलेल चलाता है, उसे मारता है। माँ कह रही है कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वह पक्षियों को मारे गुलेल चलाए, बस घोंसले हटा दे वहाँ पे जो गोदाम में लगे हुए। जब बोधराज घर पर आया तो उसे गोदाम में लेखक ले गया। शाम हो रही थी। कमरे में पहुँचते तो बला की बू थी और फर्श पर बिखरे हुए पंख और पक्षियों की बीट। सच पूछो तो मैं डर गया। लेखक कह रहा है कि जब मैं उस गोदाम में गया तो मैं डर गया। मैंने सोचा यहाँ भी बोधराज अपना घिनौना शिकार खेलेगा, मतलब यहाँ भी वही काम करेगा, घोंसले तोड़ेगा, अंडे तोड़ेगा, ऐसी सभी बातें करेगा जिनसे मेरा दिल दहलता था। न जाने माँ ने क्यों कह दिया कि इसे गोदाम में ले जाओ और इससे कहो कि गोदाम में
घोंसले साफ कर दे। लेखक कह रहे हैं कि अब मुझे बहुत पछतावा हो रहा था कि मैं अपने मित्र को लाया था, क्योंकि मुझे पता था कि वह घोंसले तोड़ेगा और अंडे तोड़ेगा। मैंने बोधराज की ओर देखा तो उसने गुलेल संभाल ली थी और बड़े चाव से छत के नीचे मैना के घोंसलों को देख रहा था, जिसमें से उभरे हुए तिनके और रुई के फाये हमें नजर आ रहे थे। क्योंकि घोंसले में क्या होता है, तिनके और रुई जो छोटा छोटा कपड़ा पड़ा ही चिड़ियाँ रख देती हैं। कबूतर अलग से दूसरी ओर सहतीर पर गुटर गूं करते हुए मटर गश्ती कर रहे थे, जो एक लकड़ी का बहुत बड़ा लट्ठा टाइप का था। वहाँ पे कबूतर अपना मटर गश्ती कर रहे थे, मतलब गुटर गूं कर रहे थे। घोंसले में मैना के बच्चे थे। बोधराज ने कहा अपनी गुलाई साध ली। तभी मुझे घोंसले में से छोटे छोटे बच्चों की पीली पीली नन्ही चोंच झांकती नजर आई। लेखक कह रहे हैं कि जैसे बोधराज ने अपनी गुलेल साधी तो मैंने देखा कि घोंसले में छोटे छोटे बच्चे थे, उनकी पीली पीली चोंच मुझे दिखाई दे रही थी। इनके माँ बाप कहाँ हैं? मैंने पूछा। चुग्गा लेने गए हैं, तब अभी आते होंगे, कह दे बोधराज ने गुलेल उठाई। गुलेल ने उठाकर बोधराज ने कहा कि चुग्गा यानी कि चुगने के लिए जो दाने लेने गए हैं। मैं उसे रोकना चाहता था कि घोंसले पर गुलेल नहीं चला, पर तभी बोधराज की गुलेल से फर फर की आवाज़ निकली और उसके बाद जोर की टन की आवाज़ हुई। गुलेल का कंकड़ घोंसले में न लगकर सीधा टीन की छत पर जा लगा था। उसने गुलेल चलाई। उसमें जो कंकड़ था, कंकड़ फंसाया जाता ना, जिससे मैंने पहले बताया, तो वो टीन की आवाज़ में जा लगी थी, जिसके टन की आवाज़ आई। तभी बोधराज ने गुलेल से एक और बार किया। अब की बार कंकड़ सहतीर से लगा। बोधराज अपने अचूक निशाने पर अकड़ा करता था। 2 निशाने चूक जाने पर वह बौखला उठा। सहतीर वो जो लट्ठा था उस पर जा लगा, पहला टीन पे जा लगा, उस पर मतलब घोंसले पे नहीं लगा था। अब की बार वह थोड़ी देर तक चुपचाप खड़ा रहा। जिस वक्त मैना के बच्चों ने चोंच फिर से उठाई, उसी समय बोधराज ने तीसरा बार किया। अब की बार कंकड़ घोंसले के किनारे पर जा लगा। 3-4 तिनके व रुई के गोले उड़े, लेकिन घोंसला नहीं गिरा। बोधराज ने फिर गुलेल तान ली, मतलब अभी भी घोंसला गिरा नहीं था। वह चाह रहा था कि घोंसले पर उसका वार लगे। बोधराज ने फिर गुलेल तान ली थी। तभी कमरे में एक भयानक सा साया डोल गया। रोशनदान के सींचे से पर एक बड़ी सी चील पंख फैलाए बैठी थी। हम दोनों ठिठक कर उसकी ओर देखने लगे। रोशनदान में बैठी चील भयानक लग रही थी। चील जानते हो ना, वो जो गिद्ध टाइप का, जो बड़ा सा कौवा टाइप का होता है। ये चील का घोंसला है। चील अपने घोंसले में लौटी है। मैंने कहा ये नहीं, ये चील का घोंसला कैसे हो सकता है? चील अपना घोंसला पेड़ों पर बनाती है, यह मैना का ही घोंसला है। उस वक्त घोंसले में चोंचों की ऊंची आवाज़ आने लगी। मैना के बच्चे पंख फड़फड़ाकर चिल्लाने लगे। हम दोनों निस्तेज से खड़े हो गए, मतलब स्तब्ध से खड़े हो गए कि अब क्या करें। ये देखने लगे कि अब चील क्या करेगी। अब हम दोनों टकटकी बांधे चील की ओर देखे जा रहे थे। चील रोशनदान में से अंदर आकर सहतीर पर बैठ गई। वह अपना छोटा सा सिर हिलाती, कभी दाएं कभी बाएं, घोंसले के पास बैठ गई। बोधराज में न जाने क्या सोच रहे थे। यह यहाँ रोज आती होगी, बोधराज बोला। अब मेरी समझ में आया कि क्यों फर्श पर जगह जगह पंख और मांस के लोथड़े बिखरे थे। जरूर हर आए दिन चील घोंसलों पर झपट्टा मारती रही होगी। बोधराज अभी भी टकटकी बांधे चील की ओर देख रहा था। अब चील धीरे धीरे सहतीर पर चलती हुई घोंसले की ओर बढ़ने लगी और घोंसले में बैठे मैना के बच्चे पंख फड़फड़ाने लगे और चीखने लगे थे। बोधराज अब भी मूर्तिवत खड़ा चील की ओर ताके जा रहा था। मूर्तिवत मतलब एकदम शांत खड़ा था और चील को देख रहा था कि वह घोंसले की तरफ बढ़ रही है तो क्या करेगी। मैं घबरा उठा। मैं मन में बार बार कहता, क्या फर्क पड़ता है अगर चील मैना के बच्चों को मार डालती या बोधराज अपनी गुलेल से उन्हें मार डालता। अगर चील नहीं आती तो इस वक्त बोधराज ने मैना का घोंसला नोच भी डाला होता। वह सोच रहा है, लेखक कह रहा है कि चाहे उसको चील मारे मैना के बच्चों के या बोधराज मारे, अगर चील छोड़ देगी तो बोधराज उसे जरूर मार डालता। तभी बोधराज ने गुलेल उठा सीधा निशाना चील पर बांध दिया। चील को मत छेड़ो, वह तुम पर झपटेगी, मैंने बोधराज से कहा। चील को निशाना नहीं लगा। कंकड़ से टकराकर नीचे गिर पड़ा। चील ने अपने बड़े बड़े पंख फैला नीचे से की घूरने लगी ऐसे, क्योंकि बोधराज ने उस पर वार कर दिया था। चलो यहाँ से निकल चले, मैंने डर कर कहा। नहीं, हम चले गए तो चील बच्चों को खा जाएगी। उसके मुँह से वाक मुझे बड़ा अटपटा लगा, क्योंकि वह हमेशा खुद ही मारता था। स्वयं भी तो घोंसला तोड़ने के लिए गुलेल उठा लाया था। तुम चील पर गुलेल चलाते जाओ, उसे बैठने नहीं देना। उसने कहा और स्वयं भागकर दीवार के साथ रखी मेज को फर्श के बीचों बीच लाने लगा।
मैं गुलेल चलाना नहीं जानता था। अब बोधराज ने कहा कि तुम गुलेल चलाओ और उसको वहाँ से उड़ने, उसे बैठने नहीं देना घोंसले पर। तब तक उसने किया कि बड़ी सी मेज वहाँ पे लाया और फर्श के बीचों बीच लाने लगा। मैं एक बार मैंने कंकड़ रखकर गुलेल चलाई, लेकिन इसी बीच चील गोदाम के दूसरे सहतीर पर जा बैठी। बोधराज मेज को मैना के घोंसले के नीचे ले आया और फिर उसने एक टूटी हुई कुर्सी चढ़ा दी और उस पर जा खड़ा हुआ। फिर बोधराज ने एक मेज पर कुर्सी लगाई। फिर बोधराज ने दोनों हाथ ऊपर को उठाए। जैसे जैसे अपना संतुलन बनाए हुए उसने धीरे से घोंसले को उठा लिया और कुर्सी पर से उतर कर मेज पर आ गया। फिर घोंसले को थामे ही छलांग लगा दी, मतलब मेज से कूद गया नीचे। चलो बाहर निकल चलो, उसने कहा और दरवाजे की ओर लपका। दरवाजे की ओर झट से आगे बढ़ने लगा। गोदाम में से निकलकर हम गैराज में आ गए। गैराज में एक ही बड़ा दरवाजा था, दीवार में एक छोटा सा झरोखा था। यहाँ पर चील नहीं पहुँच सकती, बोधराज ने कहा और इधर उधर देखने लगा। थोड़ी देर में घोंसले में बैठे मैना के बच्चे चुप हो गए, क्योंकि उनको लगा था कि अब हम सुरक्षित जगह पर पहुँच रहे हैं। बोधराज बक्से पर चढ़कर मैना के घोंसले में झाँकने लगा। मैंने सोचा अभी हाथ बढ़ाकर दोनों बच्चों को एक साथ उठा लेगा, जैसा वह अक्सर किया करता था। फिर भले उन्हें जेब में डालकर घूमता फिरे। इन्हें प्यास लगी है, मगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। बोधराज ने वह देर तक घोंसले के अंदर झांकता रहा, फिर बोला थोड़ा पानी लाओ, इन्हें प्यास लगी है, इनकी चोंच में बूंद बूंद पानी डालेंगे। देखिए बोधराज, भले उसे राक्षस कहती थी उसकी माँ, लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, उनके अंदर दया ममता सब कुछ होती है। बस उनको सही गाइडेंस की ज़रूरत होती है, उनका पथ प्रदर्शक सही होना चाहिए। मैं बाहर गया और फिर एक कटोरी में थोड़ा सा पानी ले आया। दोनों नन्हे नन्हे बच्चे चोंच ऊपर उठाए हाँफ रहे थे। बोधराज ने उनकी चोंच में बूंद बूंद पानी डाला। किसकी चोंच में? बच्चों की, मैना के बच्चों की। और बच्चों को छूने से मना कर दिया, ना ही स्वयं उन्हें छुआ, क्योंकि छोटे बच्चों को ज़्यादा छुए फिर फिर उड़ नहीं सकते। मतलब कहते हैं ना कि हाथ लगने से फिर वो थोड़ा सा सहम जाते हैं। इन बच्चों के माँ बाप यहाँ कैसे पहुँचेंगे, मैंने पूछा। लेखक कह रहा है कि मैंने बोधराज से पूछा कि इन बच्चों के माँ बाप यहाँ कैसे पहुँचेंगे। वे झरोखे में से आ जाएंगे, वे अपने आप इन्हें ढूंढ निकालेंगे। हम देर तक गैराज में बैठे रहे। बोधराज देर तक मंसूबे बनाता रहा कि वह मंसूबे मतलब मन में सोचता रहा कि कैसे रोशनदान को बंद कर देगा, ताकि चील कभी गोदाम के अंदर ना सके। उस शाम वह चील की ही बातें करता रहा। बोधराज लेखक से उस शाम पूरी रात शाम चील की ही बातें करता रहा। दूसरे दिन जब बोधराज मेरे घर आया तो ना उसके हाथ में गुलेल थी। अब देखिए बदल गया था बोधराज, है ना, क्योंकि उसने देखा कि अरे नहीं, छोटे बच्चों को हम बचाना चाहिए। जेब में कंकड़ पर की जेब में बहुत सा चुग्गा भर कर लाया था। चुग्गा मतलब चुगने के जो दाने होते हैं। और हम दोनों देर तक मैना के बच्चों को चुग्गा डालते और उनके कर्तव्य देखते रहे। वो जो क्रियाकलाप कर रहे थे उनको देखते रहे। इसीलिए इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिली कि हमें हर प्राणी जीव जंतु के प्रति प्रेम भाव रखना चाहिए, और कोई भी मतलब जिसको भी हमारी ज़रूरत है हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। भीष्म साहनी, किसने लिखा था ये? भीष्म साहनी ने। तो बोधराज भले ही कितना निर्दयी था, कितना राक्षसी प्रवृत्ति का था, लेकिन उसकी एक घटना ने उसको बदल दिया। ठीक है, कैसा लगा आपको बच्चों ये पाठ? अच्छे से इसको फिर से एक बार पढ़िएगा। ओके, बाय।